सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड, नाविक जेडी और डीबी एग्जाम की तैयारी के लिए जीके और जीएस के कुछ मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको एंड तक देखिएगा और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स ज़रूर से बना लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए, पहला प्रश्न जो कि दिया गया है कि भारत में जो है निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान यानी कि सबसे ज्यादा नेशनल पार्क्स हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा या फिर पंजाब। तो दोस्तों याद रखिएगा कि भारत में जो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है यानी कि नेशनल पार्क, ये आपके मध्य प्रदेश राज्य में पड़ते हैं। ठीक है, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अगर बात करें कि टोटल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के अंदर जो है टोटल 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें से काफी ज्यादा फेमस जो है उनके नाम है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, इसके अलावा पेंच राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि इनमें से जो है अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 2। यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो भारत सरकार है इसका जो वास्तविक शासनात्मक प्रमुख है यानी कि रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, वो कौन होता है। ऑप्शन है आपके पास में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में समझिए। देखिए, होता क्या है कि सरकार की जो संसदीय प्रणाली है इसमें मतलब कि कार्यपालिका और विधायिका, ये दोनों ही जो है एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। ठीक है, और इस प्रणाली में अगर देखा जाए तो राष्ट्र का जो मुखिया है वो राष्ट्रपति होता है और जो सरकार का मुखिया है वो प्रधानमंत्री होता है, यानी कि ये दो अलग अलग व्यक्ति होते हैं। और अगर देखा जाए भारत की संसदीय व्यवस्था में, तो राष्ट्रपति जो है ना वो नाम मात्र का प्रमुख होता है, लेकिन जो प्रधानमंत्री है वो उसके मंत्रिमंडल का वास्तविक प्रमुख होता है। तो इस वजह से यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा द प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। और यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है कि जो बाण गंगा महोत्सव है इसका संबंध जो है निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ में है। ऑप्शंस दिए गए हैं पंजाब, सिक्किम, उत्तराखंड या फिर महाराष्ट्र। तो दोस्तों बाण गंगा महोत्सव जो है ना, ये एक तरीके से एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक त्योहार है। ठीक है, जो कि महाराष्ट्र के बालकेश्वर मंदिर में स्थित बाणगंगा तालाब में मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। और दोस्तों याद रखिएगा कि ये जो महोत्सव है ना, ये महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम के द्वारा आयोजित किया जाता है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है इसको आयोजित करने का, वो महाराष्ट्र में यात्रा और पर्यटन को बढ़ावा देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपके एसएससी एग्जाम में भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो डिफेंस में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर जो है डेली क्विज देखने को मिल जाएंगे कोस्ट गार्ड एग्जाम के लिए, और साथ ही जो हमारी पीडीएफ और नोट्स हैं उनको भी आप लोग टेलीग्राम के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे। तो इसकी भी जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि एलईडी का पूरा नाम क्या होता है। देखिए आजकल एग्जाम में जो है फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड में, 1 नंबर का ये क्वेश्चन आपके बनता है। तो यहाँ पर आपको एलईडी का पूरा नाम पूछा जा रहा है। तो दोस्तों एलईडी को लेकर अगर बात करें तो इसका पूरा नाम जो है ये लाइट इमिटिंग डायोड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका इन ऑप्शंस में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए प्रकाश उत्सर्जक डायोड या फिर जो एलईडी है ना, ये एक भारी रूप से अपमिश्रित किया हुआ मतलब कि पीएन जंक्शन डायोड होता है, और ये मतलब कि बाहर से एक पारदर्शी आवरण से ढका हुआ होता है ताकि जो उत्सर्जित प्रकाश है वो बाहर आ सके। ठीक है, तो साथ में आप लोग इस बात को भी याद रख सकते हैं। अगला सवाल देखिए, तो ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो जाता है, साथ ही आपके लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बार बार एग्जाम्स में आता है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो प्रित्जकर पुरस्कार है ये जो है इनमें से कौन से क्षेत्र में दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन है आपके पास में विज्ञान, अर्थशास्त्र, वास्तुकला या फिर कला। तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर। याद रखेंगे कि जो प्रित्जकर पुरस्कार है ये वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, और दोस्तों ये जो पुरस्कार है उन वास्तुकारों को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया जाता है
जिनके द्वारा निर्मित कार्य प्रतिभा, दृष्टि और प्रतिबद्धता के संयोजन को प्रदर्शित करते हैं। इसकी जो स्थापना है ये आपके दोस्तों हुई थी 1979 में, ठीक है, शिकागो में हुई थी। और इसके अलावा दोस्तों इसको जो है वास्तुकला का नोबेल भी कहा जाता है, तो ये पॉइंट आप लोग स्पेशल तौर पे याद रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पे देखिए दोस्तों हम कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। कोस्ट गार्ड में जो है 1 से 2 नंबर का करंट अफेयर आपको देखने को मिलता है, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको हम यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जनवरी 2023 में जो है किस भारतीय को फ्रीडम सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शंस हैं लक्ष्मी निवास मित्तल, गोपी हिंदुजा, मनीष तिवारी या फिर किरण मजूमदार शो। तो यहाँ पे दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए जनवरी 2023 में जो है ब्रिटिश भारतीय उद्यमी मनीष तिवारी को जो है फ्रीडम सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ठीक है। और उनको ये जो पुरस्कार है ना किस लिए दिया गया था, तो याद रखेंगे कि ब्रिटेन की राजधानी लंदन में जो है इन्होंने फाइनेंशियल सेंटर्स में जो है उनके विशिष्ट योगदान दिया था, इस वजह से जो है इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और अगर बात करें कि पहले वो व्यक्ति कौन थे जिनको फ्रीडम सिटी ऑफ लंदन अवार्ड मिला, तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि जनवरी 2023 में जो उत्कर्ष 2.0 है ये लॉन्च किया गया, तो इसका संबंध जो है इनमें से किसके साथ है। ऑप्शन है आपके पास बैंक, शिक्षा, खेल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बैंक। देखिए दोस्तों जनवरी 2023 में जो है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के द्वारा जो है उत्कर्ष 2.0 को लॉन्च किया गया, और इसको जो है 2023 से लेकर 2025 की अवधि के लिए लॉन्च किया गया है। और अगर देखा जाए कि इसके द्वारा निर्धारित लक्ष्य क्या है, तो दोस्तों आरबीआई जो है वो अपने कार्यों में निष्पादन में उत्कृष्टता लानी चाहती है। इसके अलावा आरबीआई पर जो है नागरिकों और संस्थानों का जो है मजबूत विश्वास, तो इस वजह से जो है इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पे देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने जो कि एसएससी और रेलवेज में आ चुका है। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप जो है वो हिमाचल प्रदेश में प्रचलित है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में जो है इनमें से कौन सा जो है डांस फॉर्म काफी ज्यादा फेमस है। तो ऑप्शंस हैं लाहो, थोरा, रोम्ब या फिर नाटी। तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, नाटी। देखिए नाटी जो है ये एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो कि भारतीय उपमहाद्वीप की पश्चिमी और मध्य पहाड़ियों में काफी ज्यादा फेमस है, ठीक है। और ये मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के जो मूल निवासी है उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। दोस्तों ये इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस लोक नृत्य को जो है गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप लोग स्पेशली नोट कर लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो सुंदरवन डेल्टा है ये इनमें से कौन सी नदियों के द्वारा निर्मित है। तो अगर बात करें सुंदरवन डेल्टा को लेकर, तो सुंदरवन जो है ना ये पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिला और 19 विकास खंडों में फैला हुआ है। साथ ही ये जो है भारत और बांग्लादेश दोनों देशों में पड़ता है, और ये जो है दलदलीय भूमि का क्षेत्र है, ठीक है। और यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष जो है काफी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसी वजह से इसका नाम जो है सुंदरवन पड़ा, ठीक है। और भारतीय क्षेत्र में स्थित जो सुंदरवन है ना ये आपके यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी हिस्सा है, ठीक है। और ये जो है ना आपके गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा का हिस्सा है, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि सुंदरवन डेल्टा जो है ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा निर्मित है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है किस अधिनियम ने भारत के साथ जो है व्यापार के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी 1813 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन सी 1833 का चार्टर अधिनियम या फिर ऑप्शन डी 1793 का रेगुलेटिंग अधिनियम। तो दोस्तों यहाँ पर जो है अगर देखा जाए तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसको आप लोगों को जो है ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हिस्ट्री वगैरह आपको ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 1813 का जो चार्टर अधिनियम है इसके तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एकाधिकार हैं इनको समाप्त कर दिया गया था। ये प्रश्न संख्या 11, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि यमुना एक्सप्रेसवे जो है ये कौन से दो शहरों को आपस में जोड़ता है।
तो दोस्तों आजकल जो है राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय जल मार्ग और साथ ही जो है एक्सप्रेसवे से रिलेटेड क्वेश्चन भी अक्सर देखने को मिलते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है यमुना एक्सप्रेसवे को लेकर। तो याद रखिएगा कि यमुना एक्सप्रेसवे जो है ये आपके ग्रेटर नोएडा और आगरा को आपस में जोड़ता है, और इसकी जो टोटल लंबाई है ये दोस्तों आपके 165.53 किलोमीटर है। ठीक है, तो इसकी लंबाई को भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। और दोस्तों ये जो है आपकी एक 6 लेन की सड़क है, ठीक है, जो कि 100 मीटर चौड़ी है, जिसका निर्माण 2001 में कंप्लीट हुआ था। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, और यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास में कि जो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है K2, जिसको आप लोग गोडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, ये निम्नलिखित में से कौन से पर्वत श्रेणी में पाई जाती है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं पीर पंजाल श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, जास्कर श्रेणी या फिर लद्दाख श्रेणी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके K2 यानी कि गोडविन ऑस्टिन को लेकर। तो दोस्तों इसकी ऊंचाई आप लोग याद रखिएगा, तो इसकी जो ऊंचाई है ये आपके 8611 मीटर है। ठीक है, क्योंकि अक्सर जो है एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। और माउंट एवरेस्ट के बाद में जो है ये आपकी दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, और ये जो है आपके मतलब कि काराकोरम श्रेणी के अंदर पड़ती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो एयरफोर्स एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाता है, तो कोस्ट गार्ड एग्जाम के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, अगर बात करें कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, तो जब 1947 में देश आजाद हुआ, तो उसके बाद में जब आपका संविधान बन रहा था, तो आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का संविधान लागू कर दिया गया था। तो इसके साथ ही जो है भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये भी अस्तित्व में आया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी 1950। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, और यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास में कि राज्यसभा का जो सभापति है ये कौन होता है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं भारत के राष्ट्रपति, भारत के गवर्नर, भारत के उपराष्ट्रपति या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों अगर देखा जाए भारतीय संविधान को, तो उसका जो अनुच्छेद नंबर 80 है वो राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है, और राज्यसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो कितनी हो सकती है? तो याद रखिएगा 250। ठीक है, और लेकिन वर्तमान में ये जो संख्या है ना 245 है। ठीक है, इनमें से 12 सदस्यों को जो है ना राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के संबंधित क्षेत्रों में मनोनीत किया जाता है, और राज्यसभा के सभापति जो है वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, और राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है ये 6 वर्ष का होता है, और जबकि मतलब कि राज्यसभा जो है ना ये 1/3 सदस्यों का चुनाव हर दूसरे वर्ष किया जाता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे आप लोग इतना ही याद रखिएगा कि राज्यसभा का जो सभापति है वो भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वो होते हैं। ठीक है, और राज्यसभा के जो अधिकतम सदस्यों की संख्या है वो 250 हो सकती है। ये पॉइंट भी आप लोग रिकॉल रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, जो कि काफी सिंपल सा क्वेश्चन है कि गीतांजलि पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? ठीक है, तो दोस्तों आप लोग जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि एक बांग्ला भाषा के कवि, कहानीकार, गीतकार, इसके अलावा संगीतकार, निबंधकार और चित्रकार थे, जिनको 1913 के अंदर जो है आपको पता होगा कि साहित्य के क्षेत्र में जो है गीतांजलि में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। और ये एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी, जैसे कि आमार सोनार बांग्ला, आपको पता होगा बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, और साथ ही जन गण मन जो कि भारत का राष्ट्रगान है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि 1919 में घटित जो जालियांवाला बाग नरसंहार कांड हुआ था, तो उस समय ब्रिटिश सेना का जो है गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, यानी कि जनरल कौन था? ऑप्शंस दिए गए हैं जनरल किचनर, ऑप्शन बी जनरल डायर, ऑप्शन सी जनरल स्ट्रिंगर लॉरेंस या ऑप्शन डी जनरल रॉबर्ट। तो दोस्तों आपको पता है 13 अप्रैल 1919 को जो है जालियांवाला बाग में आयोजित एक शांतिपूर्ण बैठक में जो है मतलब कि ब्रिगेडियर जनरल डायर के द्वारा जो है गोली चलाने का आदेश दे दिया गया था, जिसके बाद में हजारों निहत्थे पुरुष, महिलाएं और बच्चे जो है वो मारे गए थे। और ये लोग जो है ना मतलब कि रोलेट एक्ट जो आया था 1919 का, उसका जो है शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जनरल डायर।
नाउ क्वेश्चन नंबर 17 और यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास में कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसे जो है अपनी राज्य सेवा में नियुक्त किया था। देखिए विदेशी यात्रियों में से आजकल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, चाहे वो आपके मेगास्थनीज से रिलेटेड हो, फाइयान से रिलेटेड हो, इसके अलावा जो है आपके इब्न बतूता से रिलेटेड हो। तो याद रखिएगा कि 1334 में जो है मोरक्को यानी कि अफ्रीका का जो प्रसिद्ध यात्री था इब्न बतूता, वो भारत आया था और इसको जो है ना मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था और ये जो है लगभग 8 वर्षों तक जो है इस पद पर रहा था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इब्न बतूता। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 और यहाँ पे क्वेश्चन है कि गोदावरी बेसिन का जो सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है ये निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो गोदावरी आपको पता है कि दक्षिण भारत की जो है एक प्रमुख नदी है और ये भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में भी सबसे बड़ी नदी है। इसकी उपयोगिता के कारण जो है इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र देखा जाए ना तो इसमें जो है 48.66% भाग जो है ये आपके महाराष्ट्र में आता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको आप लोग मान सकते हैं टोटल 49%। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 19 और यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ये कहा गया है कि भारत का जो है एक राष्ट्रपति होगा। तो दोस्तों भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 52 है उसमें यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा दोस्तों जो आपके आर्टिकल 54 है ये आपके राष्ट्रपति के निर्वाचन से रिलेटेड है। आर्टिकल 55 जो है ये आपके राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति से रिलेटेड है। और जो आपके यहाँ पे आर्टिकल 58 है ये मतलब कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए जो योग्यताएं हैं उसके बारे में वर्णन करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि पृथ्वी की ठोस परपटी में पाई जाने वाली धातुओं की जो है प्रचुरता के संदर्भ में लौह धातु का जो स्थान है वो कौन सा है। ठीक है, तो याद रखेंगे लोहा जो है ये इस क्रम में दूसरे नंबर पर आता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे ज्यादा क्या है तो याद रखेंगे ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कितना है 46.6%। ठीक है, उसके बाद में आता है आपके लोहा। तो आई होप कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्वेश्चन फॉर यू सीरीज में, तो प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा क्या होगा कमेंट में कि प्रार्थना समाज के संस्थापक जो है निम्नलिखित में से कौन थे। जो भी इसका राइट आंसर है आप कमेंट में बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर से कीजिएगा जिससे कि हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और इसके अलावा टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप लोग डेली रात को 9 बजे क्विज प्रैक्टिस कर सकें। और दोस्तों सभी सब्जेक्ट की क्लासेस शुरू हो चुकी है, नई प्लेलिस्ट बन चुकी है, तो आप लोग उनको चेक कर सकते हैं और अपनी तैयारी को जो है और बेहतर कर सकते हैं। और इस बार जो है 2023 में आप लोग कोस्ट गार्ड एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।